नमस्ते। इस नए डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जटिल प्रक्रिया को समझने वाले हैं जिसके जरिए एक पूरी की पूरे प्राइवेट ट्रेन किराए पर ली जा सकती है। ये किसी आम सफर की टिकट बुक करने जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवेज के एक ऐसे हिस्से का डीप डाइव है जिसके बारे में आमतौर पर बात ही नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर एक पूरी ट्रेन किराए पर लेने में क्या लगता है। बड़े इवेंट प्लानर्स और बड़ी संख्या में ट्रैवल करने वाले ग्रुप्स के लिए ये किसी अल्टीमेट ट्रैवल फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की प्रशासनिक सच्चाई और बुकिंग की असलियत बहुत ही अलग और काफी दिलचस्प है। इस सफर को हम 5 जरूरी हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। पहला, ट्रेन चार्टरिंग के बेसिक्स। दूसरा, खर्चों का विश्लेषण। तीसरा, बुकिंग की प्रक्रिया। चौथा, नियम और शर्तें। और आखिर में यात्रा के बाद की फॉर्मेलिटीज। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। द बेसिक्स ऑफ ट्रेन चार्टरिंग, लेइंग द ग्राउंडवर्क। प्राइवेट ट्रेन चार्टरिंग की दुनिया में सबसे मुख्य टर्म है FTR, यानी फुल टैरिफ रेट। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के मॉड्यूल में यही शब्द सभी प्राइवेट चार्टर रिक्वेस्ट्स का मुख्य आधार होता है। इसे समझे बिना इस सिस्टम में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात इसका बड़ा स्केल है। एक स्पेशल ट्रेन बुक करने के लिए कम से कम 18 कोचेस की जरूरत होती है, और हाँ, इसमें अधिकतम 24 कोचेस तक लगाए जा सकते हैं। एक और जरूरी नियम यह है कि इस कॉम्पोजिशन में जनरेटर या SLR कार्स का होना अनिवार्य होता है। मतलब अगर रिक्वायरमेंट 18 से कम कोचेस की है, तब भी पैसे पूरे 18 के ही चुकाने पड़ते हैं। चार्टरिंग के लिए कुछ अलग अलग विकल्प भी मौजूद हैं। या तो 18 से 24 कोचेस की पूरी स्पेशल ट्रेन बुक की जा सकती है, या फिर किसी आम रेगुलर ट्रेन में अधिकतम 2 स्पेसिफिक कोचेस अटैच करवाए जा सकते हैं। एक और बेहद शानदार ऑप्शन है लग्जरी सलून्स का। इसमें 6 से 8 मेहमान आराम से सफर कर सकते हैं, जिसमें 2 बेडरूम्स, 1 बाथरूम और 1 किचनेट की पूरी लग्जरी मिलती है, बिल्कुल किसी चलते फिरते होटल की तरह। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, ब्रेकिंग डाउन द कॉस्ट्स, द प्राइस टैग रियलिटी चेक। बेसिक टिकट प्राइस के ऊपर कई ऐसे छिपे हुए चार्जेस होते हैं जो तेजी से जमा होते हैं। बेस फेयर पर 30% का सर्विस चार्ज लगता है। इसके अलावा एम्प्टी हॉलेज चार्ज भी जोड़ना पड़ता है। फिर 900 रुपये पर आवर पर कोच का डिटेंशन चार्ज, और स्पेशल ट्रेन्स के लिए 1465 रुपये पर आवर का इंजन डिटेंशन चार्ज भी शामिल है। और सुनिए, अगर यात्रा के बीच 2 मिनट से ज्यादा का हॉल्ट चाहिए तो हर एक ऐसे हॉल्ट के लिए अलग से 25,000 रुपये देने होते हैं। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि आम सफर के मुकाबले इवेंट कोऑर्डिनेटर्स को तकरीबन दुगने खर्चे का बजट बनाकर चलना चाहिए। चार्ज पूरी कैपेसिटी के हिसाब से लिया जाता है, चाहे अंदर असल में कितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हों। और हाँ, इस एक्सक्लूसिव सफर में किसी भी तरह का कंसेशन नहीं मिलता, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो या फिर बच्चे। इस प्रोसेस को बस शुरू करने के लिए ही एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। हर एक कोच के हिसाब से 50,000 रुपये का अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। तब जाकर IRCTC के सिस्टम में एक रिक्वेस्ट ऑफिशियली रजिस्टर हो पाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द बुकिंग प्रोसीजर, नेविगेटिंग द सिस्टम। बुकिंग शुरू करते वक्त सबसे मुख्य शब्द सामने आता है RMSD, यानी रजिस्ट्रेशन मनी कम सिक्योरिटी डिपॉजिट। यही वो 50,000 रुपये पर कोच का रिफंडेबल डिपॉजिट है जिसके जरिए रेलवेज के पास ऑफिशियली रिक्वेस्ट दर्ज होती है। इस डिपॉजिट के बिना रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं हो सकती। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइम सेंसिटिव सीक्वेंस में चलता है। सफर की तारीख से 30 दिन से लेकर 6 महीने पहले तक ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है। रिक्वेस्ट ID जनरेट होने के ठीक 6 दिन के अंदर RMSD पे करना होता है। इस पेमेंट के बाद एक यूनिक FTR नंबर मिलता है। फिर आते हैं अगले 15 दिन, जिसके अंदर प्रोविजनल अप्रूवल या रिजेक्शन का पता चलता है। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो समझिए पूरा प्रोसेस वहीं रुक गया। अगर रिक्वेस्ट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मानिए सलून पैकेजेस चाहिए या फिर 30 दिन से कम समय में अचानक अप्रूवल चाहिए, तो ऑनलाइन सिस्टम मदद नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में अलग अलग जोन्स में बैठे रीजनल नोडल ऑफिसर्स से सीधे संपर्क करना पड़ता है, जैसे नॉर्थ जोन के लिए दिल्ली और वेस्ट जोन के लिए मुंबई के ऑफिसर्स। अब आते हैं चौथे और काफी जरूरी हिस्से पर, रूल्स एंड लिमिटेशंस, द फाइन प्रिंट।
इन नियमों में एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि भले ही सफ़र की कोई मिनिमम डिस्टेंस लिमिट ना हो, लेकिन किराया हमेशा कम से कम 500 किलोमीटर के हिसाब से ही वसूला जाएगा। आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों तरफ के लिए अलग अलग 500 किलोमीटर का मिनिमम फेयर लगता है। मतलब सफ़र चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पेमेंट पूरे 500 किलोमीटर की ही करनी होगी। अगर किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े तो काफ़ी भारी पेनल्टी लागू होती है। सफ़र से 2 दिन पहले प्लान कैंसिल करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10% कट जाता है। 1 दिन पहले या डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक चार्जेबल फेयर का सीधा 25% नुकसान होता है। और अगर सफ़र शुरू होने के 4 घंटे के अंदर कैंसिलेशन हुआ तो पूरे चार्जेबल फेयर का 50% काट लिया जाता है। ऐसे लास्ट मिनट चेंजेस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका दे सकते हैं। और अब आखिरी पड़ाव, पोस्ट जर्नी फॉर्मेलिटीज सिक्योरिंग द रिफंड। यात्रा पूरी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम खत्म हो गया। यहाँ एक स्ट्रिक्ट 21 दिन की डेडलाइन होती है। सफ़र खत्म होने के ठीक 21 दिनों के अंदर एक FTR फोल्डर जमा करना होता है। इस फोल्डर में स्टेशन मास्टर की एंट्री वाला ओरिजिनल ट्रेन फोल्डर, एक ऑफिशियल नो डैमेज सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड पैसेंजर लिस्ट होनी जरूरी है। अगर इस 21 दिन की विंडो को मिस कर दिया तो पूरा डिपॉजिट जब्त हो सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद ये फाइनल स्टेप आता है। IRCTC इस क्लियरेंस फोल्डर को रेलवे से रिसीव करती है। अगर सफ़र के दौरान कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज हुए हैं या कोई अंडर चार्जेस बनते हैं तो वो रकम एडजस्ट कर ली जाती है। उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन होती है और RMSD का बचा हुआ हिस्सा रिफंड कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक पूरी प्राइवेट ट्रेन चार्टर करने का वो शानदार और एक्सक्लूसिव अनुभव इस इंटेंसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और इतने फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करने के लायक है? ये निर्णय तो उस इवेंट की भव्यता और ज़रूरत पर ही निर्भर करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये डीप डाइव काफ़ी दिलचस्प लगा होगा।